Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your sixth lecture of chapter solutions for class 12th. In last lecture, we have seen, after completing vapor pressure, we have seen Raoult's law and its first case. If we add volatile solute in volatile solvent, so what was Raoult's law? For any volatile substances, the partial pressure exerted by vapor या gas on the surface of liquid solution is called, liquid या solution पर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, is directly proportional to the mole fraction present in liquid और solution. ओके जो कि पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का, वो क्या होता है, उसी में पड़े लिक्विड फॉर्म में जो कि वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. उसके बाद हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया कि एक बार हम लोगों ने क्या लिया, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन में क्या है, वोलेटाइल है. फिर हमने देखा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है. तो हम जब वोलेटाइल सॉल्यूट जो है अलग से ले रहे थे तो उसका कुछ पार्शियल प्रेशर, उसका कुछ प्रेशर आ रहा था, है ना. तो उस स्टेट में उसको PA0 दे रहे थे और प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कुछ आ रहा था, उसको PB0 दे रहे थे. फिर दोनों को मिक्स किया तो फिर इसका कुछ प्रेशर आएगा जिस ए का, उसको हम क्या बोलेंगे PA, और बी का कुछ प्रेशर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे PB. तो जो PA होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, और PB जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB. ये सब देखते हुए हम लोग फिर ये केस लिए थे कि अगर PB0 इज लेस देन PA0, यानी कि सॉल्यूट तो ये है लेकिन इसका प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा है, मतलब ये मोर वोलेटाइल है, ठीक है ना, ज़्यादा इसका प्रेशर यहाँ पे है, इसका थोड़ा सा कम है. उस केस में हमने कुछ टर्म्स आपको डिफाइन की थी कि PA0 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है इन प्योर स्टेट, है ना, और PB0 क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, मतलब जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बी लिए हैं, ए है ही नहीं. फिर PA क्या था, सोल्यूशन में ए का प्रेशर कितना है ना, वेपर प्रेशर ए का कितना है, और सोल्यूशन में बी का कितना प्रेशर, उसको PB से हम डिनोट किए थे. ओके, फिर हम लोग कुछ इस तरह का देखे थे, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह देखे थे कि PA किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन. PB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन. उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि PA इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA. PA कितना होता है, मतलब सोल्यूशन में ए का प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्योर स्टेट में ए के प्रेशर को, जब उसके मोल फ्रैक्शन जो कि प्रेजेंट है सोल्यूशन में, देखिए PA0 जो है वो मोल मतलब प्रेशर है अपने प्योर स्टेट में, और XA क्या है, सोल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है ए का. ओके, तो PA प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन कैसे निकलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन कैसे निकलेगा, PA0 इंटू XA. ओके, उसी तरीके से PB जो है वो सोल्यूशन में बी का प्रेशर, और PB0 क्या है, प्योर स्टेट में बी का क्या प्रेशर था इंटू XB, सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है बी के, इस पर डिपेंड करता है. मतलब PA इज इक्वल टू PA0 XA और PB इज इक्वल टू PB0 XB. ये हमारा फार्मूला एक याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, जिसको हम लोग P टोटल निकालते समय क्या करते हैं, P टोटल किसके बराबर होगा, सोल्यूशन में ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, है ना, तो P टोटल हो जाता है. फिर P टोटल को हम PA0 को अभी हम क्या देखें पीछे, PA0 इंटू PA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA0 इंटू XA, PB क्या लिख सकते हैं, PB0 इंटू XB. फिर P टोटल इसको हम लोग सम करेंगे, यहाँ पे XB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है और दो ही इसमें कंपोनेंट है A और B, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होना चाहिए 1 होना चाहिए. देखिए XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB इक्वल टू 1 माइनस XA हो जाएगा. तो XB की जगह हमने 1 माइनस XA रख दिया, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये लाए थे. वो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा तरीका भी समझाए थे कैसे होता है, लेकिन स्टेप यही रहता है. ओके, इस तरीके से ही आपको अगर अपने मतलब नोट्स बनाते समय इसी तरीके से लिखना है, ये समझने के लिए होता है, जो साइड में हम लिखे हैं ये समझने के लिए. ओके, और आप लोगों को ये बताए थे ये फार्मूला कब आएगा, P टोटल इज इक्वल टू PB0, मतलब ये क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, मतलब जब सब बी सिर्फ बी ले रहते हैं, प्लस XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन इंटू PA0, मतलब जो ए का प्रेशर है प्योर स्टेट में वो, और माइनस PB0 मतलब बी का जो प्रेशर हो प्योर स्टेट में वो. P टोटल का हम लोग इस तरीके से फार्मूला रख देते हैं. अब इसमें कुछ वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दी रहती, हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए हमसे P टोटल पूछ लिया, ये सारी वैल्यू दी है, या PB0 पूछ लिया, ये सारी वैल्यू दी है, या मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, ये सब कुछ दिया है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे. अब हम लोग देखेंगे केस 2, राउल्ट्स लॉ का
रॉल्स लॉ का केस 2 हम लोग देखेंगे। पहला केस क्या था, जब पी ए नॉट जो है ग्रेटर था पी बी नॉट से। इस केस में क्या है, पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए। बस आसान है एकदम, हम चाहते हैं डायरेक्ट आपको फार्मूला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है पी टोटल का, जब प्रेशर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी, मतलब प्योर स्टेट में हमने लिया था, मतलब ऐसा कंडीशन लिया था जिसमें जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं उसका प्रेशर ज़्यादा है सॉल्वेंट के प्रेशर से प्योर स्टेट में, सोल्यूशन में मिलाने के बाद नहीं, पहले ही। ओके, सोल्यूशन में मिलाने के बाद ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो जब ये केस लिया था तो ये फार्मूला आया है। अब दोबारा हम केस क्या ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे पी बी नॉट छोटा है, यहाँ पे पी बी नॉट बड़ा है। ओके, पी बी नॉट बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बदलाव करके हम चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें। यहाँ देखिए पी टोटल है, पी टोटल है, पी बी नॉट है, यहाँ पे पी ए नॉट कर दीजिए, ठीक है ना। इस केस में पी बी नॉट बड़ा है तो यहाँ पी ए नॉट आ जाएगा। ओके, पी बी नॉट बड़ा है तो इस फार्मूले में यहाँ पे पी ए नॉट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स ए जो था यहाँ पे एक्स भी है, वो इधर लिख दिया है, बात एक ही है। आप लोग इतने मैथमेटिक्स समझते होंगे, इधर लिखिए इधर लिखिए, बात बराबर होता है दोनों मल्टीप्लाई टर्म में। यानी कि ये यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट था, यहाँ पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट हो जाएगा। बस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। डायरेक्ट आप समझना चाहे तो रॉल्स लॉ का ये सेकंड केस समझ सकते हैं, नहीं तो मैं डेरिवेशन बता भी दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब पी बी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट, रॉल्स लॉ का सेकंड केस कौन बड़ा है, पी बी नॉट। पी बी नॉट का मतलब क्या होता है एक बार और जानिए, प्योर स्टेट में बी का कितना प्रेशर है, और पी ए नॉट का मतलब जब सिर्फ ए लिए हैं अलग से तो उसका कितना वेपर प्रेशर बन रहा है क्लोज कंटेनर में। ओके तो इस केस में क्या है, पी बी नॉट बड़ा है, और हम अभी जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स बी ऊपर लिखे थे 1 माइनस एक्स ए, तो यहाँ पे एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, है ना। इसमें हम लोग किसको चेंज करेंगे, एक्स ए को चेंज करेंगे। पिछले वाले केस में किसको चेंज किया था, यहाँ पे किसको चेंज किए थे, एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख दिए थे। देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख दिए थे। नीचे वाले केस में एक्स ए को बदल के 1 माइनस एक्स बी कर देंगे, बस यही फ़र्क करना है, बाकी सेम चीज़ है, कोई टफ नहीं है। तो फार्मूला आप लोग समझ गए क्या है। देखिए पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अभी ऊपर हमने जब एकदम केस देखा था कि पी टोटल पी ए प्लस पी बी होता है, अब पी ए प्लस पी बी की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ वही यहाँ कर रहे हैं। अब पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, प्लस पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये फार्मूला याद करना है। पी ए की इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी। ये डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो पी टोटल की जगह हम फिर यहाँ से पी क्या करेंगे, वही सारा फार्मूला अपना डिराइव वगैरह करके जैसे होता है, पी ए नॉट कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, है ना। अभी हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, प्लस सेम एज इट इज उतार लेंगे। पी टोटल इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, पी ए नॉट, ठीक है ना। पी ए नॉट आएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा ये, और पी ए नॉट एक्स बी मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर यही सेम चीज़ उतार लेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस, अब इसको इधर लेते आइए, इसको उधर भेज दीजिए, है ना। तो पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी, है ना। अब देखिए यहाँ पे पी ए नॉट एक्स ए ऊपर था ना, लेकिन यहाँ पे कुछ 1 माइनस एक्स बी कर दिए जब पी ए की एक्स ए की जगह, तो फिर ये चीज़ आ जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिए इसमें, है ना। पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट माइनस यहाँ पे पी ए नॉट एक्स बी आना था ना, ठीक है, तो सही है। फिर यहाँ पे पी बी नॉट एक्स बी आना चाहिए था, ठीक है, सही है। इस वाले केस में क्या हुआ है, पी ए नॉट को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, इस वाले टर्म को पहले लेते आए हैं और इस वाले टर्म को बाद में लेते गए, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि पी ए नॉट यहाँ रह जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है दोनों में, एक्स बी कॉमन है, तो एक्स बी इधर निकाल लिए, अंदर क्या बच जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। यही फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर बैक करिए और एक बार और देखिए। ठीक है, वी हैव टू मेक 3 ग्राफ्स। अब हम लोग ग्राफ्स बनाना सीखेंगे इसके ऊपर, और मेनली हम लोग को एक ग्राफ देखना है। ये तो वैसे ही लिख दिया है 3 ग्राफ्स। ये क्योंकि दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स ना, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, मतलब ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ पे नीचे मान लीजिए प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ ए के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो इसको y इक्वल टू एम एक्स से हम कंपेयर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो बाएं हाथ का खेल होगा उनके लिए। तो एक एक्सिस y एक्सिस पे हमने पी ए ले लिया, एक्स एक्सिस पे एक्स ए ले लिया, और जो हमारा y इक्वल टू एम एक्स, तो y ये है, x ये है, m क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से पी बी यहाँ ले लिया और x भी इस y एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो हमारा जो है
ये वाले इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो स्लोप ये हमारा जो m होगा y इक्वल टू mx में वो इस तरीके से आएगा, है ना, ये स्लोप है, ठीक है, मतलब लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, y इक्वल टू mx से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे बायो वाले होंगे, जिसको समझ में आता होगा ठीक है, नहीं समझ में आता हो तो मैं मैथमेटिक्स के बच्चों से आप तो इस चीज़ को डिस्कस कर लीजिएगा, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं। आता तो उनको भी होगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो है नहीं। हम लोग को मेनली क्या समझना है अच्छा, तीसरा वाला केस देख लीजिए, जो हमारा फार्मूला था पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ओ नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ये हम फार्मूला निकाले थे। सेकंड वाले केस में हम लोग यही फार्मूला तो निकाले हैं। ओके, फर्स्ट वाले केस में, ओके, जो हम लोग राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस देख रहे थे, तो यहाँ पे एक्स ए बाद में आ रहा था, और सेकंड वाले केस में क्या आ रहा था, एक्स भी बाद में आ रहा था, ठीक है ना, बस ये फ़र्क है। तो इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो रिलेशन है बना सकते हैं, ठीक है। तो c यहाँ पे क्या है, ये है, m क्या है, ये है, x क्या है, ये है, और y क्या है, t, यानी p टोटल वाला जो है हमारा है वो y एक्सिस पे लेना है, और x एक्सिस पे क्या लेंगे, x ए लेंगे। यहाँ पे देखिए ये x है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, c क्या है, पी वी नॉट, तो इसको हम लोग, ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, मतलब कि कुछ इंटरसेप्ट काटेगा, है ना, ये जो लाइन पास होगी वो ओरिजिन से नहीं पास होगी, कुछ इंटरसेप्ट होगा उसका, वही यहाँ पे क्या है, पी वी नॉट है, और m क्या है, ये जो आपकी ग्राफ है, ठीक है ना, स्लोप, और x ए क्या है, ये है, ठीक है ना। इसको आप लोग रिलेशन बनाना जानते होंगे। ये हम लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। इम्पॉर्टेंस क्या रखता है इस चैप्टर में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंस रखती है अपने आप में, है ना। जो इस ग्राफ को समझ लेगा बच्चों, यही ग्राफ आज मेन उद्देश्य है आपको समझना। जो इस ग्राफ को समझ लिया वो समझिए कि आने वाले समय में जो भी लेक्चर्स आएंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों तो इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक टर्म मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए। देखिए मैंने केस क्या लिया है, जब पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। ये ग्रेटर का मतलब क्या है कि इस वाले साइड हमने क्या ले लिया है, पी बी को ले लिया है, इस वाले साइड पी ए को ले लिया, इधर क्या ले लिया, एक्स ए को ले लिया। ये बस लिखे हुए हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइए, आप इंडिविजुअल अलग अलग समझिए। जैसे मान लीजिए एक केस बनाना होता हमको, पहला वाला पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, उसका ग्राफ कैसे बनता, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, पी ए लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, एक्स ए लेते हैं, और पी ए नॉट क्या होता, यहाँ से लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी ना, यहाँ ओरिजिन से यहाँ पे कहीं कट करता, यही हमारा क्या होता, पी ए नॉट। बात समझ में आई। पहला ग्राफ आप बस देखिए, तीनों मर्ज करके हम दिखाएंगे, लेकिन पहले एक ग्राफ को समझिए। पहला वाला इक्वेशन को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स था, तो y एक्सिस पे क्या है, पी ए, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स ए, और पी ए नॉट क्या है, स्लोप, ये देखिए ये है ना, इसी को जहाँ कट करेगा उसको पी ए नॉट बोल देंगे, है ना। अच्छा दूसरा केस देखिए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, अब उसको हम वाई एक्सिस ये ले लेंगे, है ना, वाई एक्सिस ये ले लेंगे और एक्स एक्सिस ये ले लेंगे, है ना। चलिए उसके बाद हम क्या देखते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स, इससे रिलेट करेंगे, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होगी, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, y एक्सिस पे क्या आएगा, पी बी, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स बी, पी बी नॉट क्या होगा, कहीं कट करेगी यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लेवल जो है पी ए नॉट का यहाँ पी बी नॉट से ज़्यादा है, तो वही तो है ना, पी ए नॉट का जो प्रेशर है वो पी बी नॉट से कम है, ज़्यादा है, मतलब पी बी नॉट लेस है, तो देखिए पी बी नॉट नीचे है, पी ए नॉट ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर है। बहुत कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बेटा नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे समझ में आएगी चीज़ें, ओके। देखिए लेना क्या है, अब ये तीनों चीज़ हमने अलग अलग आपको दोनों चीज़ समझा दी। अब तीसरा क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, इसमें कन्फ्यूज मत होइए। पी टोटल कैसे निकलता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई ये पी टोटल किधर आएगा, इधर कहीं आएगा, है ना, मतलब ये तो प्रेशर की एक टर्म है, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पी बी नॉट है, यहाँ कहीं पी ए नॉट हो जाएगा, पी टोटल कुछ और होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप ग्राफ समझिए। पी टोटल क्या आएगा, मान लीजिए इधर पी टोटल कहीं है, ठीक है, हमें नहीं मालूम कहाँ है, इसका ग्राफ कैसे रिलेट करते हैं, पी बी नॉट, ठीक है ना, पी बी नॉट से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यही इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c क्या था हमारा, वही कांस्टेंट है जो कि इंटरसेप्ट है, मतलब कुछ एक्सिस पे
वाई एक्सिस को कहीं पे काटेगा। तो ये हमारा पी वी नॉट यहाँ कहीं आ गया है ना। एम क्या है, ये इसकी स्लोप हो गई, ठीक है ना। और एक्स ए क्या है, ये है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू वाई इस एक्सिस पे इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स ए किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। एम क्या है, इसका पी टोटल वाले का स्लोप, और पी बी नॉट क्या है, इंटरसेप्ट यहाँ पे। बात समझ में आई। मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या दिखाता है, ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है, पी टोटल के बारे में। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बात करें, अगर पी टोटल इतना है तो उस समय मोल फ्रैक्शन किसका, बी का यहाँ कहीं होगा और ए का यहाँ कहीं होगा, है ना। अगर कहीं भी ले लें पी टोटल, मान लीजिए प्रेशर इतना है, ये चीज़ समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसको आप कंफ्यूज मत होइए बेटा, बस एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप लोग। मान लीजिए कहीं पी टोटल हमने यहाँ लिया है ना, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन पी ए का इतना हो जाएगा, मतलब एक्स ए इतना रहेगा और एक्स बी इतना कुछ रहेगा। तो ये सब मत कन्फ्यूज हुई, ठीक है। बस आप लोग ग्राफ जो इक्वेशन बताए हैं उसमें जाइए। अब मैं मेन चीज़ पे आ रहा हूँ। इतनी बातें बताने के मेन कारण है कि हमको आना था मेन चीज़ पे। अभी मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। बस ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में इसलिए डाल दिया हूँ कि चीज़ें जो बताएं वो समझ में आए। अभी ये पूरी चीज़ को आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कैसे यहाँ एक्स ए है, पी ए है, पी बी है, सब चीज़ कैसे आया वो सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, 1 होता है। ओके, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने एक्स से 0 लिया, तो यानी कि पी ए का प्रेशर 0 होगा। देखिए यहाँ पी ए नॉट क्या है, घटते 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 0 हो जा रहा है ना। यानी ए का प्रेशर यहाँ 0 होगा जब हमने मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 लेने से मोल फ्रैक्शन से प्रेशर पे भी फर्क पड़ेगा, यानी प्रेशर भी 0 होगा ए का। सोल्यूशन के अंदर जैसे सोल्यूशन है ना, यहाँ पे ये सोल्यूशन है, यहाँ पे कुछ मोल्स एक्स ए के भी प्रेजेंट होंगे, कुछ मोल्स एक्स बी के भी प्रेजेंट होंगे, है ना। जब मान लीजिए हमने एक्स ए 0 लिया, यानी प्योर एक्स बी है, एक्स ए है ही नहीं। अब एक्स ए है ही नहीं तो एक्स ए का प्रेशर भी तो 0 होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक्स ए 0 लिया तो पूरा का पूरा एक्स बी है, ठीक है ना। तो हमको ए के टर्म में भी बात करना है, तो एक्स ए 0 है तो प्रेशर ऑफ ए भी 0 होगा। अब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो एक्स ए की कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर जाने पे बढ़ रहा है। बढ़ते 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 यहाँ पे कहीं पे जाके 50% होगा, 0.5 होगा, 0.75 होगा, यहाँ जाते जाते 1 हो जाएगा। यानी ए की कंसंट्रेशन मोल मतलब मोल फ्रैक्शन के टर्म में कितनी हो गई, 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ 1 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी 0 होता है, ए प्लस बी 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे कहीं आएंगे तो हम देखेंगे कुछ मोल फ्रैक्शन ए का भी है, कुछ मोल फ्रैक्शन बी का भी है, यहाँ भी कुछ मोल फ्रैक्शन ए कुछ मोल फ्रैक्शन बी होगा। कहीं पे भी इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दोनों के होंगे। हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल ले रहे हैं और यहाँ वाला ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी कितना होगा, टोटल और टोटल मोल फ्रैक्शन बी के ही होंगे। अगर एक्स ए 1 हो गया तो टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए के हैं, बी के 0 हो गए। बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए, कैसे हम समझ सकते हैं कि अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 होगा। आप फार्मूले से भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला फार्मूला है, उठाइए। पी ए हम लोग को प्रेशर ऑफ ए निकालना है, कब, जब एक्स ए 0 हो। तो इस फार्मूले में एक्स ए 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी पी ए कितना हो जाएगा, 0। यानी जैसे ही हमने मोल फ्रैक्शन ए का 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, यानी कि प्रेशर ऑफ ए 0 हो गया, ठीक है। दूसरे वाले से इधर समझ लीजिए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी होता है। जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने 0 लिया, यहाँ पे तो टोटल ए का मोल फ्रैक्शन है, बी का है ही नहीं। अब बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ रखिए अगर बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो पी बी यहाँ कितना हो जाएगा, 0, यानी कि प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। अच्छा, पी टोटल आप देखिए, पी टोटल क्या होता है, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। इसको मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब जो है 2 तरह से निकालिए आप। मान लीजिए हर पॉइंट पे तो हम नहीं निकालेंगे, कहाँ कहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट पे देख लेते हैं पी टोटल क्या है और इस पॉइंट पे पी टोटल कितना है, ये समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है। सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे समझ लेंगे, बीच में हम लोग को कुछ मतलब ही नहीं है। हम लोग को यही सब पॉइंट हम लोग को समझना ही है, बीच से हम लोग का कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पी बी नॉट कब, यहाँ पे पी बी नॉट होगा जब एक्स ए 0 होगा। इस वाले लाइन पे यहाँ पे पी बी नॉट की वैल्यू कब इतनी है, जब एक्स ए 0 है। यानी कि इस फार्मूले में क्या डालिए, एक्स ए को 0 डालिए। एक्स ए को 0 डालेंगे तो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, है ना। अगर एक्स ए यहाँ पे 0 है और इस वाले फार्मूले में एक्स ए का मोल फ्रैक्शन डाल देंगे 0,
तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी वी नॉट के। ये देखिए पी टोटल पी वी नॉट के बराबर है कब, जब एक्स ए इस वाले पॉइंट पे जीरो है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे जीरो है, तो पी टोटल कुछ यहाँ आएगा। बात समझ में आई? इस फॉर्मूले में आप लोग रख करके सोचिए कि अगर मोल फ्रैक्शन ए जीरो है तो यहाँ पे जीरो रखेंगे पी टोटल निकालने के लिए, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो पी टोटल किसके बराबर बचेगा, पी वी नॉट के बराबर, यानी पी टोटल यहाँ आएगा कहीं। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है, तो आप लोग जो दूसरा फार्मूला निकाले थे डायरेक्ट उसमें रख सकते हैं, है ना, या इसी में आप देख लीजिए, इसी में हम क्या कर दें, एक्स ए को 1 कर दें, इसको 1 कर देंगे, तो पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पी वी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट, है ना, या ये टर्म 1 हो गई। अब पी वी नॉट माइनस में है, पी वी नॉट प्लस में है, कट जाएगा, यानी पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन जब ए लिया हमने 1, तो टोटल प्रेशर कितना आया, पी ए नॉट के बराबर आया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं समझ में आया तो एक बार और बैक करके देखिए, क्योंकि ये वाली अगर चीज़ नहीं समझ में आई तो बहुत दिक्कत होगी। एक बार मैं और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 ग्राफ को एक ही में प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा मतलब पी ए का प्रेशर है ना, यहाँ पे जाते 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 पी ए नॉट हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ रहा, एक समय पे मैक्सिमम होगा कब, जब सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट होगा तो इतना मैक्सिमम होगा। इस वाले एक्सिस पे हमने क्या लिया, दूसरी वाली इक्वेशन को लिया, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जाएगा, यहाँ बी जीरो है, यहाँ एक्स ए जीरो था, बढ़ते 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 एक्स ए 1 हो गया, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब बी जीरो था तो प्रेशर जीरो था, अब देखिए इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते जीरो से कितने पे आ गया 1, तो जैसे 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 बढ़ेगा तो प्रेशर भी बी का बढ़ेगा। लेकिन एक कंडीशन हमने क्या ली थी कि पी ए नॉट पी बी नॉट से बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए पी ए नॉट ऊपर आया, पी बी नॉट नीचे आया। बात समझ में आ गई। और फिर हमने पी टोटल को अभी समझ ही लिया है। अब आप लोग होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन नहीं समझेंगे, नहीं समझ में आएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी। वही तो इस चैप्टर की जान है बेटा। इस ग्राफ को आप लोग, जो बाई वाले बच्चे हैं, खासकर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन जो बाई वाले बच्चे हैं वो उन लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजन होगी कि सर यहाँ पी ए लिख दिए हैं, यहाँ पी ए नॉट लिख दिए हैं, यहाँ पी बी लिख दिए हैं, यहाँ पी ए नॉट लिख दिए हैं ना। तो इस एक्सिस पे बेटा हमने पी बी मान लिया है कि इस एक्सिस पे प्रेशर ऑफ बी बढ़ेगा, है ना, और इस एक्सिस पे हमने पी ए को ले लिया बढ़ते हुए। यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, इसका मतलब इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटता हुआ दिखेगा, है ना। ये सब थोड़ा बहुत दिमाग तो अपने पास से लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए जीरो से बढ़ रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, तो इसका मतलब क्या घट रहा है, बी घट रहा होगा। दो ही तो हैं, दो ही कंपोनेंट है ना, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना है 1। तो देखिए एक्स भी यहाँ पे 1 है, तो घटते 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 जीरो आ गया। बात समझ में आ गई। फिर पी टोटल के बारे में हमने समझाया है बैक कर करके, एक बार और आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, केस 2 के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ओके, केस 1 क्या था, जब हम लोग का वोलेटाइल सॉल्यूट था और वोलेटाइल सॉल्वेंट था, मिलकर के हमारा क्या बना रहे थे, सोल्यूशन बना रहे थे। केस 2 क्या है, अभी हमने देखा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है। मतलब एक चीज़ वोलेटाइल है और एक चीज़ नॉन वोलेटाइल है। मतलब मान लीजिए हमने पानी में नमक को डाला तो नमक नॉन वोलेटाइल हो गया, और पानी कैसा है, वोलेटाइल है। या कोई भी ऐसा हम सॉल्यूट लेंगे जो कि नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है ना, और सॉल्वेंट कैसा हो, वोलेटाइल हो। इसी पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। RLVP को हम लोग इसी में समझ लेंगे। देखिए केस 2 क्या लिया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है और वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है। अब उससे कुछ सोल्यूशन बनेगा, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए को लिए हैं अभी, और यहाँ पे हम लोग कुछ सिर्फ और सिर्फ बी को लिए हैं। ओके, देखिए केस 2, इफ वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट देन RLVP विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड। अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, अभी जितनी भी बातें बोले हैं शुरू में उसको आप लोग रिमूव करिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये हमने क्या लिया है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। ओके, प्योर सॉल्वेंट है, कुछ मतलब है ही नहीं, है ना। प्योर सॉल्वेंट किसका है, ए का।
अब हम लोग ए को सॉल्वेंट बोल रहे हैं, अभी तक हम लोग ए को सॉल्यूट बोल रहे थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए को माने, बी को माने, किसी को माने, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ए बी तो एक क्या है, वेरिएबल्स है, कुछ भी ले लीजिए आप, इसको बी ही ले लीजिएगा तो भी वही आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग क्या क्वेश्चन को हमेशा क्या मान के चलेंगे, सॉल्वेंट ए मानेंगे और सॉल्यूट क्या मानेंगे, बी मानेंगे, उससे हम लोग आसानी रहेगी। क्या कह रहा है, इफ़ यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, हम लोग कोई प्योर क्या लिए थे, सॉल्वेंट लिए थे जो कि वोलेटाइल था। अब प्योर स्टेट में कैसे वोलेटाइल रहेगा, तो मान लीजिए ये वोलेटाइल लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है ए का, तो इसका वेपर सिर्फ ए का बनेगा, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगेगा। जब ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा वेपर बना करके, तो इस लिक्विड सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर, है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वो इस समय किसके बराबर होगा, PA0 के बराबर होगा, क्योंकि प्योर स्टेट में लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है ही नहीं। तो जब प्योर होता है कोई भी सब्सटेंस, तो उसके लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है, एक ही लिक्विड प्रेजेंट है जो कि सॉल्वेंट है। ओके, तो प्रेशर भी किसका लगेगा, ए का। लेकिन एकदम प्योर स्टेट में लग रहा है तो उसको PA0 दे दिए, है ना। सोल्यूशन में लगता है तो PA बोलते हैं, और अगर प्योर स्टेट में लग रहा है तो क्या बोल रहा है, PA0 बोल रहा है। बात समझ में आई, क्या लिए थे, सॉल्वेंट लिए हैं, प्योर स्टेट में लिए हैं, वेपर बन रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ ए, ओनली ड्यू टू ए, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, PA0। ओके, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मतलब ऐसा सॉल्यूट कुछ डाल दिया इस लिक्विड में कि जो कि खुद नहीं उड़ सकता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट तो हमारे वेपर बनाता है, लेकिन सॉल्यूट क्या है, वेपर नहीं बनाएगा, उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करते ही हम क्या देख रहे हैं कि सरफेस पे, अब अंदर छोड़ दीजिए, अंदर से हमको कोई मतलब नहीं होता है यहाँ कि हमको सरफेस से वोलेटाइल जो भी हम फंक्शन करते हैं, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल से फर्क पड़ता है, एक्टिव मास से। ओके, नॉन एक्टिव मास से हमको कुछ लेना देना नहीं है, मतलब नीचे वाले मास से कोई लेना देना नहीं। सरफेस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसी में प्योर सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाल दिया, जो कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल है तो वो सरफेस पे कुछ तो जगह लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस था, वो इस फॉर्म में लिक्विड में है यहाँ पे सरफेस पे, है ना। अब जिसको हमने ऐसे थोड़ा सा रब कर दिया, मतलब सेट कर दिया है, वो क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि इस सरफेस पे सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होंगे और सॉल्यूट भी प्रेजेंट होंगे। जैसे ही हमने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, इस तरह के कुछ कंडीशन आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको PA0 नहीं बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ये तो सोल्यूशन बन गया ना, इसलिए इसको PA बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ PA। ए की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, PA, है ना। ये वोलेटाइल है ये, और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बी कहाँ है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है सरफेस पे, है ना। और ए क्या है, ये जो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए हैं वो ए है। ये सॉल्वेंट है जो ए बनाए हैं, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ए है सॉल्वेंट, वो तो वेपराइज होगा, है ना, वेपराइज होगा, लेकिन सॉल्यूट नहीं वेपराइज होगा। लेकिन जगह ले लेने की वजह से, बी के पार्टिकल की सरफेस पे जगह ले लेने की वजह से ये उतना ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा, इतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा सॉल्वेंट, जितना प्योर कंडीशन में हो पा रहा था। ओके, यहाँ पे देखिए कोई सरफेस एरिया दूसरा कुछ नहीं ले रहा है, कोई कंपोनेंट सॉल्यूट नहीं ले रहा है, यहाँ पे कुछ एरिया सॉल्यूट भी ले रहा है ना, तो सरफेस एरिया कम हो गया। और हम जानते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना है, सरफेस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। तो यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब सॉल्वेंट का जगह कम हो गया ना मॉलिक्यूल का सरफेस पे इसलिए कुछ कमी आएगी वेपर प्रेशर में, यहाँ पे कुछ कमी आएगी ना, आएगी। चलिए, इन दिस केस आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी हम ऐड करने के बाद, इट ऑक्यूपाइज सम पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, कुछ जगह बी भी ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ पे। देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो कि हमारा सॉल्वेंट है, जो कि सॉल्वेंट था, विल गेट डिक्रीज्ड, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा। जो यहाँ पे प्रेशर लगा पा रहा था उतना प्रेशर यही चीज़ यहाँ नहीं लगा पाएगा। बात समझ में आई। चलिए, इन दिस केस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब कितना प्रेशर लगेगा इस पे, वो किस पे निर्भर करेगा कि एक्स के ए के कितने मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड में है, मतलब सोल्यूशन में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। बी का तो कुछ प्रेशर लग ही नहीं रहा, क्योंकि बी तो वोलेटाइल है ही नहीं, जो वोलेटाइल होगा वही तो कुछ प्रेशर लगाएगा। तो पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं इसमें प्योर स्टेट में टोटल प्रेशर उसी का रहता है, लेकिन इसमें क्या है, पार्शियल, जब दोनों चीज़ प्रेजेंट है तो उसमें पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे ना। हमने समझाया था पार्शियल प्रेशर क्या होता है। इन दिस केस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि प्रेशर ही एक ही का है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। और हम जानते हैं कि एक्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए लिख सकते हैं, है ना। प्योर स्टेट में टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्या क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए का ये फार्मूला होता है, इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है। पी ए का फार्मूला क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। बात समझ में आई ये चीज़, तो बताते हैं, पिछले कई बार से बोले, याद कर लीजिए। पी ए किसके बराबर होता है, पी ए नॉट एक्स ए। पी बी किसके बराबर होता है, पी बी नॉट एक्स बी। उस चीज़ से हम लोग ये डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना। रॉल्स लॉ से यही तो सीखे। इससे पहले जो हेनरी लॉ पढ़े थे उसमें भी सीखे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा और रॉल्स लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, अगर पूरा पढ़ा होगा तो मैंने बीच में हिंट किया है, आप लोग समझ सकते हैं। पिछले अगर 2 लेक्चर किसी ने देखे होंगे तो उसको समझ में आया होगा। अच्छा अब चेंज इन प्रेशर कुछ आया। देखिए इस वाले कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि ए बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा था। इस वाले कंडीशन में कुछ जब सोल्यूशन बना दिए तो प्रेशर में कुछ कमी आ गई। तो कितना कमी आ गई, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कैसे निकलेगा, जिसमें ज़्यादा प्रेशर था, ज़्यादा प्रेशर किस में था, इस कंडीशन में, जब सिर्फ ए प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में प्रेशर कितना है, पी ए नॉट। किससे ज़्यादा होगा, पी ए से, है ना। कितना ज़्यादा होगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट, प्योर स्टेट में ए का प्रेशर माइनस सोल्यूशन में ए का प्रेशर कितना है, वही हमारा चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना। जब टोटल मतलब प्योर ए से इम्प्योर ए में गए, मतलब इम्प्योर सोल्यूशन में गए, तो कुछ प्रेशर में कमी आई यहाँ पे, है ना, कमी आई, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि प्रेशर चेंज इन प्रेशर, यानी कि यहाँ पे चेंज के क्या मतलब है, कितनी कमी आ रही है ना। तो वो ग्रेटर प्रेशर किस में था, जब प्योर ए था, माइनस जो लेस प्रेशर किस में था, जब सोल्यूशन में हम गए हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए। अच्छा यहाँ पे क्या है, हमने लिया है कंडीशन कि पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी ए। हम जानते हैं क्योंकि ये प्योर स्टेट में प्रेशर है और ये सोल्यूशन में प्रेशर है, तो प्योर स्टेट में हमेशा ज़्यादा होता है सोल्यूशन के मुकाबले, है ना, कंपेयर में। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर स्टेट में ए का प्रेशर माइनस सोल्यूशन में ए का प्रेशर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट। अब पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग फार्मूला देखते आए हैं ना, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, वही यहाँ रख दिया पी ए की जगह, ठीक है ना, पी ए नॉट एक्स ए। अच्छा फिर चेंज इन प्रेशर और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी ए नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा एक्स ए, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। तो फिर इसको आगे हम देखेंगे जब, तो 1 माइनस एक्स ए को हम क्या बोल रहे थे, एक्स बी बोल रहे थे ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए को हम चेंज भी तो कर सकते हैं एक्स बी से, तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स बी। एक्स बी क्या था, हम लोग सल्यूट लिए थे, ठीक है, याद है ना। बी क्या था, मेरा सल्यूट है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है यहाँ पे एक्स बी। तो चेंज इन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन। ओके, कितने सल्यूट के मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन में, उसको एक्स बी बोलते हैं, और कितना प्रेशर है ए का प्योर स्टेट में, उसको पी ए नॉट बोलते हैं। यही हमारा होता है चेंज इन प्रेशर। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों इस चीज़ को, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक जो चीज़ बतानी चाहिए मैं सब कुछ बता दिया हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों, तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ये सब नहीं समझ में आएगा तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है। क्या किया हमने, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू ग्रेटर प्रेशर माइनस लेसर प्रेशर, उसके बाद चेंज इन प्रेशर इक्वल टू पी ए की जगह हमने पी ए नॉट एक्स ए रख दिया, है ना। फिर चेंज इन प्रेशर इक्वल टू पी ए, इसमें से पी ए नॉट कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स ए बचा, और 1 माइनस एक्स ए की जगह हमने एक्स बी लिख दिया, यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इन प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर स्टेट में, इनटू एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। बी के कितने मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। चेंज इन प्रेशर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सॉरी ग्रेटर माइनस लेसर, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा पी ए नॉट को इसको नीचे भी भेज दिए हैं, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो ये हो गया कि कितना रिलेटिवली कमी आई। प्योर स्टेट में ए का कुछ प्रेशर था, उसमें कुछ कमी आ गई, वही तो टोटल प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर शो करता है, तो कितनी कमी आई ऊपर है,
और कितना प्रेशर ओरिजिनली था ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि सल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं उससे कमी आती है रिलेटिवली प्रेशर में। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में? देखिए इसको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, चेंज इन प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल माइनस मतलब ग्रेटर माइनस लेसर, यही तो चेंज इन प्रेशर आएगा कि प्योर स्टेट में जितना प्रेशर था माइनस सोल्यूशन में जितना प्रेशर है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना चेंज आया ये पता चल जाएगा। अपॉन पी ए नॉट हम लोग यहाँ से भी निकाल करके इधर भेज करके देखे हैं, पी ए नॉट यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बी इधर बचा है तो एक्स बी को इधर लिख दिया। यानी कि क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसको देखें तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है, ये क्या बताता है, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी, है ना। लेकिन पी ए नॉट नीचे चले जाने के बाद ये क्या बता रहा है, रिलेटिव लोअरिंग कितनी हो रही है, कितना रिलेटिवली लोअरिंग हो रही है प्रेशर में। बस समझ में? क्योंकि पी ए नॉट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था, अब उसमें कमी कितनी आई, इतनी आई, पी ए नॉट माइनस पी ए, ठीक है, कमी कितनी आई, इतनी आई। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, ठीक है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन, ये इसका मतलब होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बेटा, यही मेन जान है, जितना भी समझाए हैं उसकी मेन यही है। अगर आप लोग को इतना टर्म्स पता है तो आप लोग को इतनी चीज़ें नहीं भी ज़्यादा समझ में आ रही हैं, इतना भी पता है आप लोगों को तो आप लोग के क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा। क्या बोल रहा है कि रिलेटिवली कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना हमने बी को ऐड किया है या जो कि नॉन वोलेटाइल था सॉल्यूशन में, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, गॉट इट। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, टाइम आप लोगों का 10 मिनट लगभग है, जितना हो पाएगा मैं उतना समझा दे रहा हूँ। अब चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल स्टेट में ए का प्रेशर कितना था, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बी पे। हम लोग इसी को तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते आ रहे हैं, अभी यही फार्मूला निकाले हैं ना। देखिए यहाँ पे पहले वाले केस में ये वाला फार्मूला था ना, उसी को तो इलेबोरेट करके ऐसे लिखा है हमने। तो ये वाले प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, RLVP, है ना। चलिए इसको भी RLVP बोल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बस फॉर्म का फ़र्क है। जो पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी था वो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म था, और ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है उसका थोड़ा सा। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन पी ए नॉट। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसी का, मान लीजिए जैसे हमने कुछ मोल्स ऑफ ए लिए, किसी में कुछ मोल्स ऑफ बी लिए हैं, है ना, मोल्स ऑफ बी लिए। मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। किसी सोल्यूशन में कुछ मोल ए के प्रेजेंट है, कुछ मोल बी के प्रेजेंट है। अब हमसे कोई पूछ ले कि बताइए ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो कैसे निकालते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालते थे, हाँ, ए का मोल अपॉन टोटल मोल, यानी टोटल कैसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना। तो ए का मोल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यही होता है मोल फ्रैक्शन। बात समझ आई। अगर इसी में हमको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या करते हैं, मोल्स ऑफ बी को ऊपर रखते हैं अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी टोटल मोल्स दोनों का मिला कर कितना, इसी को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलते हैं। समझ में आया। ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। उसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह हमने क्या लिख दिया, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स जो है नीचे रख दिया है और मोल्स ऑफ ए बी नीचे ऊपर रख दिया है। मोल्स ऑफ बी को ऊपर रखा है, टोटल मोल्स नीचे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐसे ही निकलता है। तो उसकी जगह वो फार्मूला रख दिए है ना। तो लेट मोल्स ऑफ ए इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन मोल्स ऑफ बी, यानी सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बी के मुकाबले। जैसे एक पानी लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, है ना, यानी कि सॉल्यूट हम बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं जो कि नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो मोल्स ऑफ ए क्या है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है बी के मुकाबले, यानी सॉल्वेंट जो है बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट थोड़ा सा ऐड किए हैं। जैसे हम लोग ये समझें कि पेस्ट जो बनता है वो 1.5 ppm बहुत है उसके लिए फ्लोरीन, यानी कि 1.5 लाख किलोग्राम अगर हमारा पेस्ट बना है कोलगेट, तो उसमें
क्या है 1 मिलियन, मतलब कितना बोले हम, 10 लाख किलो अगर हमने क्या बनाया है, पेस्ट बनाया है कोलगेट का, 10 लाख किलो समझ रहे हैं ना, 10 लाख किलो अगर हमने पेस्ट बनाया है कोलगेट का, तो उसमें कितना किलो हमने डाला है फ्लोरीन को, सिर्फ 1.5 किलो, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब सल्यूट जो हमने फ्लोरीन को डाला है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट यहाँ क्या है पेस्ट, सल्यूट क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन 1.5 किलो डाल रहे हैं, और सॉल्वेंट कितना लिए, 10 लाख किलो, मतलब पेस्ट 10 लाख किलो बनाए हैं और 1.5 किलो उसमें हम क्या डाल रहे हैं, फ्लोरीन को। तो सल्यूट बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया फ्लोरीन उसमें, लेकिन फिर भी वो यूज़फुल होता है, ठीक है ना। देखिए कहीं कहीं पे हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा साइंस समझने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि क्यों हम किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। क्योंकि चलिए, लेट मोल्स ऑफ ए इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर मोल्स ऑफ बी बहुत कम है, बहुत कम है, तो नीचे वाले मान लीजिए कि हम पूछें कि 100 रुपया 10 लाख में कितना % होता है ना, तो आप लोग फट से निकाल लेंगे। अब हम वही बोलें 100 रुपया 10 लाख प्लस 100 रुपये में कितना होता है, तो लगभग उतना ही आएगा। ऊपर वाले को हम नहीं हटाएंगे कभी भी, नीचे वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर एडिशन में हो। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में नहीं हटाया जाता है, लेकिन एडिशन में है तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 100 रुपया ये मान लीजिए है, ये 10 लाख है और ये 100 रुपया है, तो कितना % हुआ अगर ऐसे पूछ लें तो हम लोग इसको लगभग हटा करके और इन दोनों का निकाल सकते हैं रिलेशन। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से मोल्स ऑफ बी बहुत कम है किसके मुकाबले, मोल्स ऑफ ए के, तो नीचे वाले में बी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तभी हम लोग का आगे काम बनेगा, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे, है ना। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आगे कुछ रिलेशन चाहिए। तो देखिए अभी हम जान रहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसी को बोला जाता है, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए, है ना। इस चीज़ को हम हटा सकते हैं नीचे से, ऊपर से नहीं हटाया जाता कभी भी बेटा, नीचे से हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गई तो समझिए सब कुछ समझ गए, ठीक है। ये स्टेप आप लोग ध्यान से समझिए, इसको क्यों हटा दे रहे हैं, ये बहुत कम है ना, ये बहुत कम है, यानी कि नीचे इसको ना भी लिया जाए, मान लीजिए 1 रुपया है और ये 1000 रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपया 1000 में कितना % होगा, और 1 रुपया 1000 प्लस 1 में कितना % होगा, लगभग बराबर ही बात है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली बी को, मोल्स ऑफ बी को हटा करके एन बी अपॉन एन ए लिख दिए हैं, ठीक है। यानी कि चेंज इन प्रेशर अपॉन प्योर स्टेट में ए का प्रेशर, जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये फार्मूला है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक बी के बराबर था। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए, है ना। अब इसकी जगह हम एन बी, मोल्स ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल्स का फार्मूला क्या होता है बताइए, हम मोल का फार्मूला जानते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, यही होता है। तो मोल्स ऑफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं और मोल्स ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, इससे रिलेशन बनाइए, है ना। अब मोल्स ऑफ बी ऊपर है तो ऊपर किसका वेट आना चाहिए, बी का, नीचे किसका मोलर मास आना चाहिए, बी का। देखिए यहाँ लिखे हैं वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अच्छा, मोल्स ऑफ ए नीचे है तो मोल्स ऑफ ए के लिए क्या फार्मूला होगा, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो वेट ऑफ ए नीचे आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ ए, जो कि ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी, हाँ। चलिए, अब ये बच्चों वाली बात थी, अगर ये सब नहीं समझ में आएगा तो बेटा 12th आप लोगों को बहुत मुश्किल करने वाला है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। चेंज इन प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बस ये समझिए, हमको ये नहीं बोलना चेंज इन ये चेंज इन वो, हमको बस ये समझाना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए। बात समझ में आ गया, या ऐसे समझिए वेट ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए, जिस तरीके से याद हो जाए वैसे याद कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ओके, फॉर फाइंडिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, अब हमको क्या दे देगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना हो, या उसी में कुछ ऐसा क्वेश्चन बना कर दे देगा कि हमको कभी कभी क्वेश्चन में मोलर मास पूछ लेता है किसी सब्सटेंस का, या ए का या बी का। तो बी का अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए बी का अगर पूछ लिया मोलर मास, तो बी यहाँ रहने दीजिए, बी इधर भेज दीजिए, है ना, बी को आप इधर भेज दीजिए, सिर्फ ये मत देखिए बीच वाला, ये भूल जाइए,
है ना, सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए। हमसे पूछ लिया कि इस फार्मूले में इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको बी का फार्मूला बनाइए, मोलर मास ऑफ बी निकालने का फार्मूला बनाइए। मोलर मास ऑफ बी इधर इक्वेशन के चला जाएगा, और बाकी ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसकी जगह हम RLVP भी लिख सकते हैं ना, तो RLVP नीचे चला जाएगा, यानी मोलर मास ऑफ बी ऊपर जाएगा इधर लेफ्ट साइड, तो RLVP नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई? वही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं, मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए। मोलर मास ऑफ बी तो उधर चला गया, उधर से इधर क्या आया है, RLVP। अब बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से कि मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए इंटू RLVP कैसे आया। अगर इतना नहीं समझ में आया बच्चों तो बैक करिए और देखिए हर हाल में, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और देखिए पी चेंज इन प्रेशर अपॉन PA0 इज इक्वल टू क्या होता है, RLVP। RLVP इसी को बोलते हैं ना, तो जब इसको हम इधर भेजे हैं तो उसी की जगह RLVP लिख दिए। हम चाहते हैं तो सेम एज इट इज़ यहाँ पुट करते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन PA0 ऊपर चला जाता है, तो वो भी सही है। यहाँ RLVP लिखने का मतलब ही यही है। अब RLVP जो है हम देख रहे थे कि क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के भी इक्वल होता है, मतलब सॉल्वेंट के, तो यहाँ पे सॉल्वेंट रख लेंगे, या जिस तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा हमको, जब हमको कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अभी कोई परेशानी नहीं है कि हम क्वेश्चन ज़्यादा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं बेटा। जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएंगे और फीलिंग आएगी, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि हर बच्चे को क्वेश्चन जब मैं लगवाऊँ तो उस समय फील आ जाए बच्चों को एकदम, ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम आप लोगों को समझ में आए कि एक एक पॉइंट क्या है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि एनसीईआरटी है, पूरा लगा के रट के काम चला लेते हैं, है ना। हम लोग को रटना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन किसी तरह का दे हमको बोर्ड में, हम लोग क्या करना है, उस पर कमांड बना लेना है एकदम, ठीक है। अब देख लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर कल इसके बारे में मैं आगे फर्दर डिस्कशन कर लूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में आज बता दे रहा हूँ। एनी होमोजीनियस सोल्यूशन आर दोज विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा होमोजीनियस सोल्यूशन जिसका नेचर, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, हाँ, ओनली क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज एडेड, मतलब जो कि सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर वेचर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। होमोजीनियस सोल्यूशन बताए थे क्या होता है ना। चलिए ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। यानी ऐसा होमोजीनियस सोल्यूशन जिसका प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता हो, मोल मतलब सोल्यूट पार्टिकल पे, है ना। सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसका कुछ और वेपर प्रेशर आएगा, सोल्यूट कम ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। बस अभी समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कुछ होता है, ओके। अभी आगे इस सब चीज़ों को अच्छे से समझना है। नोट्स, द नेचर ऑफ सोल्यूट डज नॉट अफेक्ट एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सोल्यूट जो ऐड कर रहे हैं, मतलब कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस सब चीज़ों पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, है ना। जब वो नॉन वोलेटाइल हम लोग लेंगे, जब RLVP की बात करते हैं तो हमेशा किस तरह के सोल्यूट की बात करते हैं, मान के चलते हैं कि ये वोलेटाइल है ही नहीं, है ना, तो उसके नेचर से मतलब नहीं है। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट हमको देखना है कि ज़्यादा वोलेटाइल है, कम वोलेटाइल है, इस तरह का चीज़ें हैं, तो सॉल्वेंट के नेचर पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड मतलब अफेक्ट करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, हाँ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एडेड, जो कि नॉन वोलेटाइल है, और उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है सोल्यूट के, लेकिन किसके नेचर से लेना देना है, सॉल्वेंट के नेचर से लेना देना है बच्चों। बात समझ में आई कि सॉल्वेंट किस तरह का हमने लिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड करेगी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, है ना, RLVP। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, तो RLVP तो हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं बच्चों। तो एक प्रॉपर्टी तो हम लोग का हो गया। अब बाकी की प्रॉपर्टी अगर ये समझ में आ गया है जो अभी तक पढ़ाए हैं तो कुछ नहीं है बच्चों, एकदम आसान है ये चैप्टर, आप लोग का समझिए ख़त्म होने की कगार पे आ गया। इसके बाद पढ़ने के बाद वांट हैव फैक्टर पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग फॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, इसलिए वो भी बहुत आसानी से अब ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इस पर कमांड बना लेंगे, फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं थोड़े बहुत तुरंत करा दूंगा, और बाद में जब 2 महीने लगभग बचे रहेंगे एग्जामिनेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी भी लगभग 20-25 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगेंगे
वो मैं करा दूंगा इस चैप्टर पे, ठीक है ना। और जो हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के होंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वो तब मैं पढ़ाऊँगा जब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होगा, तो आप लोगों को वो बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, सारे चैप्टर्स हम लोग को कंप्लीट करने हैं। तो हम बैठ करके ये नहीं कि 100 प्रॉब्लम चलिए हम आपको करा देंगे इसी पे, नहीं बच्चों, 20 प्रॉब्लम सफिशिएंट है, 20 to 25 प्रॉब्लम्स सफिशिएंट इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने के लिए। एडवांस प्रॉब्लम के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एकदम बेहतरीन, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे, ठीक है ना। वो अलग से मैं बना करके आप लोग को दे दूंगा। तो 4 प्रॉपर्टी में, एक RLVP हो गया, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस को समझते हैं, जो हमारे घर में RO और लगता है, इसी बेसिस पे रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ के रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है उसी को हम लोग RO बोलते हैं, जो हम लोग के घरों में पानी को साफ़ करता है। तो 1 हो गया, और 3 को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, हम लोग का हो जाएगा। 3 नहीं हो पाएगा अभी कल, तो मैक्सिमम जितना हो पाएगा करा देंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बाद समझाने के बाद एक लेक्चर में हम लोग किस में चले जाएंगे, क्वांटा फैक्टर समझने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, चैप्टर हम लोग का फिनिश। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, कर लीजिए। जितना भी छोटी छोटी चीज़ों में मैं टाइम दे रहा हूँ, ये स्कूल में आप लोगों को ऐसे एक एक चीज़ पे इतना टाइम दे करके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इतना टाइम बचता ही नहीं बच्चों, कितनी छुट्टियाँ हो जाती हैं आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ का फ़ायदा उठाइए, आप एक एक चीज़ को इतनी डीपली समझ ले रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आप सोचिए कितना, मतलब आप लोगों के लिए आसान रहेगा। कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, ज़्यादातर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए, जो भी प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई करते रहिए, छुट्टी मत समझिए। लॉकडाउन में कोई छुट्टी नहीं है बेटा। आप लोगों के जो है एग्जामिनेशन डेट वगैरह की कोई वो अभी मतलब CBSE की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है नहीं कि जाएगा, आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है बेटा। तो इसका मतलब आप लोगों को CBSE भी जान रहा है कि बच्चों के पास आज की डेट में क्या है, सारी सुविधाएं हैं, वो मोबाइल से पढ़ सकता है, तो वो भी अपना तैयार है, ठीक है। मैं जैसे कराता हूँ एग्जामिनेशन वैसे ही कराऊंगा। अब आप लोग पे डिपेंडेंसी है बच्चों की कैसे आप लोग पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि उससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका मिल गया स्कूल में। मान लीजिए स्कूल फिजिकल क्लास से अच्छा कुछ नहीं होता है, हाँ ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के डाउट हैं, तुरंत फिंगर उठाया, अपना पूछ लिया हैंड्स अप करके। लेकिन यहाँ पे क्या है ना बच्चों, आपको टाइम ज़्यादा मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो आप और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिजिकल क्लास की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। जो स्कूल में आप बैठ के करते हैं, अगर अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 90 to 95% भी गेन कर ले रहे हैं, 90% भी गेन कर ले रहे हैं, तो 10% के लिए आपको मौका मिलेगा ना, स्कूल तो खुलेगा ही खुलेगा, है ना। वहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो होपलेस बिल्कुल नहीं होइएगा बच्चों कि आपका 12th है और कोई भी दिक्कत मैं होने दूंगा अपनी तरफ से। जितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब मेरी तरफ से मैं आप लोगों को चीज़ें आसान कर दूँगा, ठीक है। और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए बच्चों। मैं पहले भी कहता आया हूँ, मुझे यहाँ से, मैं इस फील्ड में आया हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या करूँ, आप लोगों से लाइक लूँ, कमेंट लूँ, दुनिया भर का नाम बनाऊँ या बहुत पैसे बना लूँ। यूट्यूब से मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाइए, कभी हमको याद कर लेंगे कहीं बड़े पद पे पहुँचने के बाद, वही हमारे लिए बहुत होगा। धन्यवाद।